नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी बीमारी है और अगर इस बीमारी के ऊपर हम जीत दर्ज कर लें, इस बीमारी को अगर हमने खत्म कर दिया तो हिंदुस्तान की बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। और इस बीमारी का नाम है फॉरेन फंडिंग, जिसे एफसीआरए कानून के तहत हिंदुस्तान में तथा कथित आंदोलन जीवियों तथा कथित मिशनरीज, कन्वर्जन करने वाले गैंग, जिहादी, नक्सली, वामपंथी, ये फॉरेन फंड से चलने वाले तमाम लोगों की ये पूरा कारनामा। लेकिन सरकार पहले से आंख बंद करते आई, या यूं कहें कि पहले की सरकारें इन्हें प्रोत्साहित करते हुए आई। और इसलिए हिंदुस्तान को बदनाम करने की जो पूरी इंडस्ट्री चल रही है वो फॉरेन फंडिंग से। अभी एक ताजा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक महिला जिसका नाम है तीस्ता सितलवाड़, उसने हिंदुस्तान की इमेज को जितना नुकसान पहुंचाया दुनिया में किसी ने नहीं पहुंचाया। सरकार इसको पद्मश्री दे देती है क्योंकि वो सोनिया गांधी की सहेली है। और जब मसला कोर्ट में पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उसके ऊपर जांच बिठाई जाती है, उसको अरेस्ट किया जाता है, तो बेल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में अपने दरवाजे खोल देती है। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी अजीब है। आतंकी पकड़ा जाता है, 2 बजे रात में इनके दरवाजे खुल जाते हैं उनकी सुनवाई के लिए। और तीस्ता सितलवाड़ जैसे लोग, उनको राहत देने के लिए भी रात में दरबार सजा दिया जाता है। तो खैर, ये एफसीआरए कितना खतरनाक है। ये जो विदेशी फंडिंग से किसको किसको फायदा होता है, कितना पैसा आता है, कौन इसका इस्तेमाल करते हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ एडवोकेट वीरेंद्र जी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक परिचय में दे दूं इनका कि आप ही हैं जो सबसे पहले तीस्ता सितलवाड़ को कानून के जरिए, उसको कह सकते हैं, उनको पनिश करवाने के लिए मुहिम शुरू की थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी से बात करने के लिए। एक बात बताइए, कितना फॉरेन फंडिंग हिंदुस्तान में आता है, किसके पास आता है और उसका इस्तेमाल किस चीज में होता है? आपके सवाल को जवाब देने के पहले मैं थोड़ा डिवेट करना चाहूंगा, क्योंकि तीस्ता सितलवाड़ का यहाँ पे आपने जिक्र किया। दो अलग इसके ये है कि तीस्ता सितलवाड़ अभी जो कोर्ट में उनका केस चालू है, सुप्रीम कोर्ट तक अभी ये जो मसला गया है, तो हिंदुओं को नुकसान कैसे पहुंचाया गया, इसका एकदम लेटेस्ट उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। थोड़ा सा विषयांतर है, मैं जानता हूं, लेकिन ये बात भी शायद आपके वाचकों को या दर्शकों को अच्छी लगे। ये वही व्यक्ति है जिसने वहां पे, जिनके ऊपर अभी जो केस चल रहा है वो ये है कि इन्होंने वहां पे पैसे लिए, वो जो वहां का इन्वेस्टिगेशन था उसमें इंटरफेरेंस किया, यही सब अभी वहां पे चल रहा है। नुकसान क्या होता है मैं आपको बताता हूं। नुकसान ये है कि इसी व्यक्ति ने जो विटनेसेस से बुलवाया, जहीरा शेख थी या बेस्ट बेकरी दंगल के जो विक्टिम्स थे या विटनेसेस थे, तो ये बोले कि गुजरात में जो ट्रायल हुई और जो लोगों को निर्दोष करार कर दिया गया गुजरात सेशन कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने, उसके बाद ये व्यक्ति बोली कि नहीं नहीं ये सब फर्जी था, हमारे ऊपर प्रेशर था। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बोल दिया कि नहीं, आप ट्रांसफर कर दो, सब मुंबई में लेके आओ, री इन्वेस्टिगेशन करो, रीट्रायल करो। अब ये होने के बाद ये वही साक्षीदार कहते हैं कि तीस्ता सितलवाड़ ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला था। तो समस्या ये होती है कि आप उस साक्षीदार को पहले सुन के इन लोगों को फिर कटहरे में खड़े करते हो। 13 साल ये अंदर बैठे हैं उसी व्यक्ति के कारण, जो बाद में कहता है कि ये सब झूठ था। और सुप्रीम कोर्ट इस व्यक्ति के बारे में कहता है, जहीरा शेख के बारे में, कि ये तो, इसके ऊपर तो विश्वास नहीं रख सकते, हम इसको तो पनिशमेंट देते। तो ये परिस्थिति आज हम फेस कर रहे हैं। जो लोग हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे बेस्ट बेकरी दंगल केस में, हर्षद और मफद, तो पिछले महीने वो दोनों को निर्दोष करार कर दिया गया। लेकिन 13 साल किसके कारण गए, ये सवाल भी कहीं तो पूछने जाने चाहिए। और तीस्ता सितलवाड़ का उसमें क्या रोल है, ये भी कहीं तो पूछना जाना चाहिए। तो ये एक अलग मसला मैंने आपके सामने रखा, क्योंकि ये उसी से कहीं ना कहीं संबंधित है। और आपने जो पूछा एफसीआरए का,
आपने पूछा रकम किनको आती है और ये संगठन कौन से है, तो मेरे पास तो ये पार्लियामेंट में रखा हुआ रिकॉर्ड है 2015-16 में 24,197 एनजीओस थी जो इनके साथ रजिस्टर्ड थी, और इनको जो पैसे मिले थे कुल मिला के एक साल में वो 2015-16 में थे 17,799 करोड़ हम कह सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी, ये शायद एक छोटे स्टेट का ना ये बजट है ये बजट है साहब, दुनिया के बहुत सारे देश का ये बजट है। फिर अगला साल मैं आपको बताता हूं, 2016-17 में 23,176 संगठन थे और कुल मिला के पैसा आया था 15,330 करोड़। तो ये इतनी बड़ी प्रमाण में ये पैसा आता है। ये पैसा किस कारण के लिए आता है? ये पैसा आता है आपको कल्चरल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशल, एजुकेशनल, ऐसे कुछ आपको अच्छा काम करना है समाज में, इसलिए आता है। अब सादा सवाल यह है कि आप सामाजिक काम के लिए पैसे दे रहे हो, पैसा आ रहा है, तो इतने में तो बहुत सारा काम हो जाना चाहिए। काम किधर है? काम किधर है ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। काम किधर है ये सवाल सरकार ने पूछना चाहिए, और शायद यहां पे हम लोग कम पड़ रहे हैं ये सवाल पूछे जाने में, क्योंकि यहां पे कोई देख ही नहीं रहा कि भाई ये पैसा एक्चुअली में जा कहां रहा है। ये परिस्थिति में आज हम हैं। तो किसी के पास भी जा सकता है, कन्वर्जन करने वाले रैकेट के पास जा सकता है, जिहादियों के पास जा सकता है। एक सीधी सी बात मैं आपको बताता हूं, आपने बहुत अच्छा मसला उठाया। एक सिंपल बात है, अगर एक कम्युनिस्ट संस्था ये पैसा लेती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आप कम्युनिस्ट संस्था को ये कह नहीं सकते कि आप पैसा नहीं ले सकते। बिल्कुल। एक मदरसा चलाने वाला या एक इस्लामिक ट्रस्ट लेता है, एक चर्च चलाने वाला एक क्रिश्चियन संगठन लेता है, आप ये नहीं कह सकते आप नहीं ले सकते। लेकिन आप देश की स्थिति देखिए, चर्च को देने के लिए, देश में आने के लिए आज जग भर में बहुत सारे देश है, बहुत सारे संगठन है जो वहां से पैसा भेज सकते हैं। इस्लामिक संगठन के लिए बहुत सारे देश या इंस्टीट्यूशंस ऐसी है, आप गल्फ कंट्रीज में जाइए या वहां से पैसा आ सकता है, कम्युनिस्टों को आ सकता है। हिंदुओं को बाहर से पैसा आए, ऐसी स्थिति में क्या हम आज है? इसका जवाब सरासर ना 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 यही है। तो ये पैसा असल में कहां जा रहा है, इसका तो ऑडिट होना चाहिए। तो क्यों ऑडिट नहीं होता? ये लोग इनकम टैक्स नहीं बताते? आज ऑडिट की स्थिति ऐसी है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट को चुनेगा कौन? कंपनी वाले। अगर कंपनी वाले चुनते हैं तो कंपनी को जो बना के देना चाहिए उसका तो विचार चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, उसका तो बिजनेस है। आप वकील, ये जो प्रोफेशनल बॉडीज है, आप डॉक्टर्स की लीजिए, वकील की लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की लीजिए, कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं उनकी हायर प्रोफेशनल एथिक्स मेंटेन कर पाते हैं या नहीं, ये एक अलग सवाल बहुत सारे केसेस में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि मार्केट में अगर कोई चाहता है कि आप मुझे मेरा ऑडिट रिपोर्ट मुझे जैसा चाहिए करके दो, तो क्या ये पक्का प्योर ऐसे हो जाता है? मैं आपको उसका दूसरा उदाहरण बताता हूं। ये पार्लियामेंट में ही पूछा गया कि कितने केसेस में एफसीआरए का जो पैसा आ रहा था, तो कितने केसेस में कहीं पे वायलेशन हुआ। जवाब में सरकार कहती है कि सिर्फ 5 केसेस हमारे पास है 5 साल में। 25,000 संगठन अगर पैसा ले रहे हैं, 24,000, 25,000, वो दैट डजंट मैटर, और 17-18 हजार कोटी का पैसा आ रहा है और सिर्फ 3 केसेस हो रहे हैं, क्या ये कोई सामान्य भारतीय नागरिक एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। अब यही सवाल लोगों ने पूछना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। और तीसरी बात, अगर आप सामाजिक कार्य के लिए एक एनजीओ लेती है, अगर मैं एक मेरा पार्टनरशिप फर्म चलाता हूं या मेरा एक प्रोप्राइटरी फर्म चलाता हूं और आप कहते हैं आपका इनकम क्या है मुझे बताइए, तो मैं बोलूंगा भाई ये मेरा प्राइवेट बिजनेस है, आप कौन होते हो? मैं तो मेरा पर्सनल मैटर। लेकिन एक एनजीओ अगर ये करती है तो एनजीओ तो समाज के हित के लिए करती है, तो वो तो सब ओपन होना चाहिए। तो अगर ये सब डेटा पब्लिक डोमेन में आ जाए तो लोगों को भी तो पता चले काम क्या हो रहा है, किसी की भी यहां पे ऑब्जेक्शन नहीं हो, ये स्थिति में होना चाहिए। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि हमारी सरकार, ये सरकार ने, जब कांग्रेस के समय से ये चल रहा था, तब एक एक संगठन का कहां से पैसा आया, पैसा जर्मनी से आया, पैसा फ्रांस से आया, पैसा चर्च से आया, पैसा यूके से आया, पैसा गल्फ कंट्रीज से आया, वो आपको बैठे बैठे घर में समझता था, सब ऑनलाइन पब्लिश हो रहा था।
आज की तारीख में आप देखें तो सिर्फ आपको जो संस्था FCRA में रजिस्टर्ड है उनके नाम ही पता चलते हैं, किसको कितना पैसा आया ये आज न जाने क्यों हटाया गया है। लेकिन मोदी सरकार तो बहुत सारे इस तरह के एनजीओ के ऊपर पाबंदी भी लगाई है, उसका FCRA कैंसिल भी किया है। सर समस्या ये है कि एक्शन हुई है। 2020 में उन्होंने एक अमेंडमेंट लाया जिसमें जो ट्रस्टीज रहेंगे उनके आधार कार्ड भी उसके साथ में आइडेंटिटी भी आएगी और हर कोई संस्था जो FCRA में रजिस्टर हो जाएगी उसका अकाउंट दिल्ली में होना है और यहीं से पैसा देश में कहीं भी जाएगा तो जाना है। लेकिन ये एक जेनरिक चेंज हो गया। मैं आपको एक बात बताता हूं साहब, मैं एडवोकेट हूं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं, मेरा कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में भी बहुत सारा काम पड़ता है। अगर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कोई कंपनी है या सरकारी कोई खाता है, उसका ऑडिट दो तरीके का होता है। एक तो पैसा आया कितना, गया कैसे, गया कहां पे, और दूसरा परफॉर्मेंस ऑडिट कि इन्होंने जो मैनेजमेंट किया वो क्या सही था, क्या वो ऑब्जेक्ट तक वो पैसा असल में खर्चा हुआ, जिस कारण से वो मूवमेंट चला उस प्रोसेस में कहीं ये फेल हो गए या अच्छे हो गए, ये परफॉर्मेंस ऑडिट होता है। मेरा मानना ये है कि ये जो पूरा डिपार्टमेंट है जहां से ये पैसा सब जा रहा है, इस सब का परफॉर्मेंस ऑडिट ही नहीं हो रहा है एंड दिस इज अ ग्रैंड फेलियर। मतलब कि ये पैसे जो 17,000 करोड़ रुपए के आसपास जो आया वो कहां खर्च हो गया ये किसी को नहीं मालूम। 1 रुपया को 1 रुपया आप दिखा दिए, यहां से आया यहां पे गया, लेकिन ये असल में किधर गया, इसका हुआ क्या? ये जो परफॉर्मेंस है 17,000 कोटी में, आप मुझे बताइए फिर भिखारी क्यों रहते हैं? आप मुझे बताइए फिर वो आदिवासी ट्राइबल एरिया में ये अगर पिछले 10-12 साल से ये काम कर रहे हैं तो ये समस्या ही खत्म होने जानी चाहिए। समस्या क्यों नहीं खत्म हो रही है? इसका मतलब, और ऐसा भी नहीं है कि सरकार अगर कोई एनजीओ FCRA में पैसा लेती है एक विशिष्ट काम के लिए, तो क्या सरकार ऐसा कहती है कि वो एनजीओ वहां पे विदेश से आए पैसे से काम कर रही है तो अब हम वहां पे नहीं करेंगे? ये तो नहीं होता। तो डबल इंजन लगती है। डबल इंजन लग के भी समस्या नहीं अगर खत्म हो रही है तो ये अलग समस्या है जिसका पहले सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है ये पैसे कहां खर्च हो रहे हैं? सर जो आपने तीस्ता सेटलवाड़ की बात बताई और जैसे आपने कहा, यहां पे क्या है कि ये जो कानून आया 1973 में आया, इंदिरा गांधी की सरकार ने बनाया हुआ ये कानून था। 2010 में उसको रिशेप किया गया, तब भी तो कांग्रेस की सरकार थी। पार्लियामेंट में जब चर्चा हुई तो कम्युनिस्ट एमपीज बोले हैं कि भाई ये देखो ये फॉरेन फंडिंग बहुत भयंकर चीज है एंड इट्स ऑन रिकॉर्ड। वो बोले कि जो चिली में हुआ रिवॉल्ट तो CIA से पैसा गया था, तो यहां पे कहीं हार्डकोर नक्सलाइट्स को पैसा न जाए, इसके लिए ये सब देखना चाहिए। एक MP ने ये भी तो कहा है कि इसका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से ऑडिट होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। तो ये सब है ना, ये सब एक गंभीर समस्या है। और जो चेंजेस आ रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि हमारी सरकार ने किया, और ये भी है कि जो बदलाव सरकार ने लाने चाहे उसको बहुत बड़े प्रमाण में विरोध भी तो हुआ। तो एक जागरूक नागरिक की हैसियत से ये हमारा भी कर्तव्य है कि सरकार को यहाँ पे समर्थन दे और ये कैंपेन आगे चलाए। नहीं तो ये पैसा कहीं ना कहीं अलग जगह पे अलग जेबों में जा रहा है, जिससे एक समाज विघटन की ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ये डर है। ये एक खबर आई थी कि जॉर्ज सोरोस नाम का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हिंदुस्तान के इलेक्शंस को प्रभावित करने के लिए 600 करोड़ रुपए जो है उसने तय कर दिया कि भाई इतने रुपए हम देंगे। इसमें मीडिया वाले भी हैं, इसमें एनजीओ वाले भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी है। तो ये जो नॉन डिक्लेयर्ड जो लोग हैं वो पैसे किसे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहां से आ रहा है? आप ये कह रहे हैं कि सरकार के को इसके ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पे कि जिससे ये तय किया जा सके कि पैसा कहां से आ रहा है, किस पर्पस के लिए आ रहा है और वो खर्च कहां हो रहा है। जो पर्पस पे खर्च होने की बात है, यहाँ पे पूरा अंधकार है। यहाँ पे कोई देख नहीं पा रहा है या देख नहीं रहा है या किसी को देखने की इच्छा नहीं है, या जो देखना चाहता है उसके आंखों पे पट्टी बांध दी गई है कि भाई ये नहीं देखना है। तो क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को हम जैसे लोगों ने सवाल पूछने चाहिए। सरकार अगर कुछ स्टेप्स ले ले तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन सरकार ने 2-3 चीजें इसमें करनी चाहिए जो मेरी मांग रहेगी आपके माध्यम से, और शायद जो आपके आज दर्शक है उन्होंने भी अपनी अपनी स्तर पे कुछ इसमें कैंपेन चलाई तो आई विल बी मोर हैप्पी।
इसमें पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कांग्रेस सरकार कर रही थी और ये सरकार ने बंद किया है, ये फिर एक बार शुरू करना पड़ेगा। ये डेटा ओपन कर दो, लोगों को पता चले कि कौन सी संगठन को कितना पैसा आया, इस पैसे का आपने क्या इस्तेमाल किया। ये जो पहले आप रख रहे थे, ये रिपोर्ट आप रख रहे थे, अभी अचानक से बंद कर दिए गए। ये तो पहले इनफैक्ट उससे डिटेल्ड रिपोर्ट आपने रखने चाहिए। लेट पीपल नो। मैं आपको बात बताता हूं, कंपनीज है, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज अगर बनती है तो उसका डेटा आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आप ले सकते हो, वो वेबसाइट पे भी होता है। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास आया, जो ऑफिशियली कहता है कि जितना डेटा आप अपलोड कर सके, लोगों को जितना पता हो सके उतना अच्छा है। लोगों को आरटीआई का एप्लीकेशन 1 लगाओ, 2 लगाओ, अपील करो, ये करने की आवश्यकता न रहे, ये कहती है। आज संविधान ऑफिशियली एक्नॉलेज करती है कि एक नागरिक को राइट टू नो, जानने का अधिकार है। ये स्थिति में आप छुपा क्यों रहे हो? लोगों को पता चले, उसमें से ही कहीं आंदोलन निकल आए। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई आरटीआई के तहत जो एनजीओ को भी डाल दो। एनजीओ को डाले ये अलग बात है, लेकिन जो चल रहा था वेबसाइट से, सरकार की वेबसाइट से, जो आप ढक रहे हो, ये ओपन कर दो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाए। हर राज्य में जो भी पैसा जा रहा है, स्टेट वाइज उसका एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। या आप सोशल लेवल पे पूरे देश में जाओ, रिलीजियस लेवल पे पूरे देश लेवल पे जाओ, या स्टेट का यूनिट करके स्टेट लेवल पे जाओ। लेकिन इसका परफॉर्मेंस ऑडिट तो किसी न देखना पड़ेगा कि भाई आपकी एनजीओ है, पिछले 10 साल से विदेश से पैसा आ रहा है, आपने किया क्या, हमें दिखाओ। ये दिखाओ मतलब आप 10 बच्चों को आपने अगर सिखाया, यही आपका आउटपुट है, और उसके अगेंस्ट आपने 1000 कोटी लिया था, तो भाई ये मैच नहीं होता, बाकी पैसा गया कहां, ये सवाल पूछे जाने चाहिए। तो एक परफॉर्मेंस ऑडिट इसमें होना चाहिए। और तीसरा, इस प्रक्रिया में आज परिस्थिति यह है कि आप अगर एफसीआरए डिपार्टमेंट को, डिवीजन को दिल्ली में कंप्लेंट करें, तो मेरा खुद का अनुभव यह है कि बहुत कम दफे रिस्पॉन्ड होती है। और इन्होंने क्या किया है कि 1 कोटी के ऊपर की रकम है तो ही हम देखेंगे, तब हम सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन के लिए देंगे वगैरह वगैरह। तो उसके नीचे का रकम है ना, ये भी तो बहुत जगह पे जाता है, कहीं पे 20 लाख जाएगा, 50 लाख जाएगा, 80 लाख जाएगा। ये रकम छोटी नहीं है। रूरल एरियाज में 80 लाख, 50 लाख ये रकम छोटी नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। तो ये आज क्या बोल रहे हैं कि स्टेट पुलिस देखेगी, वहां का क्राइम ब्रांच देखेगा, तो ये नहीं चलेगा। तो आपने, केंद्र सरकार ने स्टेट को पूछना चाहिए। और फिर सवाल ये आता है जो वेस्ट बंगाल में चल रहा है। अगर वेस्ट बंगाल में पैसा गया है और अगर हम ये मानते हैं कि वहां पे ये कम्युनिस्ट या इन लोगों का ही दमन यंत्र है, तो वहां का पैसा जा किस लिए रहा है? केरल में जो पैसा जा रहा है, वो पैसा जा किस लिए रहा है? या आप दिल्ली में बैठ के कैसे ढूंढ पाएंगे? आप दिल्ली में बैठ के ये ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए स्टेट को पूछते रहना पड़ेगा। और अगर कहीं केंद्र सरकार को ये पता चले कि राज्य सरकार ने इसमें, राज्य सरकार फेल हो गई उनकी मशीनरी, तो कहीं ना कहीं उनको भी अकाउंटेबल करना पड़ेगा। वैसा अमेंडमेंट इस कानून में लाना पड़ेगा। यहां तक हमें ये खींचते लेके जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया कि किस तरीके से हिंदुस्तान में विदेश से पैसे आ रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, ये पूरी तरीके से अंधकार में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।